क्लास में इस वीडियो में हम पूरा एक चैप्टर फिनिश करने वाले हैं, बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक। या आप लेज़र लाइट लीजिए और लेज़र लाइट को किसी शीशे पर जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, जब आप उसको मारेंगे तो देखेंगे आप प्रकाश पढ़कर वापस उसी मीडियम में लौट रहा है। सो वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। और इस क्लास में इस वीडियो में हम पूरा एक चैप्टर फिनिश करने वाले हैं, बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। इस चैप्टर को हम बच्चों वन शॉट में ख़त्म करने वाले हैं और चैप्टर के बेसिक चीज़ों को आपको नोट्स बनाना है अपनी कॉपी से, अपनी कॉपी में पूरा अच्छे तरीके से बनाना और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार चैप्टर को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चैप्टर के बीच से क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ रखा है कॉपी से या कहीं से भी, तो वहाँ तो आपको ठीक है, लेकिन जो चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ आपको दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी बेसिक हो जाए एकदम क्लियर। चलिए बच्चों, हमारा जो पहला टॉपिक है प्रकाश। अब प्रकाश होता क्या है एक बार देख लेते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है, जो हमारी आंखों को वस्तुओं को देखने के लिए संवेदित करती है। बिना प्रकाश के हमारी आंखें देख नहीं पाएंगी। हमारी आंखें बिल्कुल सही सलामत हैं, फिर भी हम वस्तुओं को नहीं देख सकते जब तक प्रकाश नहीं होगा। आप अंधेरे कमरे में जाते हैं, आपको वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं होता। हम किसी चीज को डायरेक्ट नहीं देख सकते। जब किसी वस्तु पे प्रकाश आपतित होता है, इंसिडेंट होता है, वहां से प्रकाश पड़ के परावर्तित होकर हमारी आंखों तक जब आता है, तब हमें चीजें दिखाई देती हैं। इसलिए प्रकाश हमारी आंखों को संवेदित करता है चीज़ों को देखने के लिए, जिससे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश एक ऊर्जा है और ये हमें ऊष्मा भी प्रदान करती है, ऊर्जा भी प्रदान करती है, चीज़ों को देखने के लिए हेल्प भी करती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे लिए। चलिए थोड़ा जल्दी करेंगे, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश हमें मिलता कहाँ कहाँ से है? अपने आसपास की चीज़ों को देखिए और नोटिस कीजिए कि हमें कहाँ कहाँ से लाइट मिल सकती है। पहली चीज़ तो आपको घर में आपको एक बल्ब जलता मिलेगा, जहाँ से आपको प्रकाश मिल सकता है। एक मोमबत्ती से भी प्रकाश मिल सकता है, लालटेन से मिल सकता है प्रकाश, और सूरज तो प्रकाश का स्रोत है ही। तो प्रकाश के कुछ स्रोत हैं जो मानव निर्मित भी होते हैं, यानी कृत्रिम स्रोत भी कह सकते हैं उनको, और एक होता है प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। तो हमारा जो प्रकाश के स्रोत है, पहला है प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, जिनमें क्या क्या चीज़ें हैं? सूर्य हैं, तारे हैं, ये सारे के सारे प्राकृतिक हैं जिनको मानव नहीं निर्मित कर सकता। और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत, जैसे कि बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, लालटेन हो गया, ठीक है। ये सारे जो प्रकाश के स्रोत हैं, ये मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो प्रकाश के स्रोत दो होते हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक के स्रोत कौन कौन से हैं? सूरज है, तारे हैं, ठीक है। चंद्रमा नहीं होता बच्चों, क्योंकि चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। दूसरा है मानव निर्मित, जो कि है बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रकाश का परावर्तन। ये परावर्तन क्या होता है? कभी ना कभी आप अब जब अपने बचपन में या छोटे थे, जब भी देखते होंगे कि आप क्या करते थे, हाथ में एक शीशा पकड़ते थे, ठीक है, सूरज की रोशनी के सामने करते थे और सामने किसी बच्चे की मुंह पर मारते थे, ठीक है। तो होता क्या था? लाइट इस शीशे पर पड़ के टकरा के उसके मुंह पे आ जाती थी, जिस वजह से उसको गुस्सा भी लगता होगा, या आपने कभी भी किया होगा। तो प्रकाश का किसी प्लेन और चिकने चमकदार सतह पर पड़ के वापस उसी मीडियम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रकाश किरण के किसी माध्यम या किसी चमकदार या किसी पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में जाना, ये नहीं कि अंदर वापस आ जाना। ऐसा तब हो सकता है कि जो हमारा सतह सरफेस है, एक तरफ से क्या हो? पेंटेड हो। अगर वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो लाइट अंदर चली जाएगी और अंदर जाने की घटना को कहते हैं अपवर्तन, ठीक है। तो किसी चमकदार अपारदर्शी सतह पर जब पड़कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है प्रकाश, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्या होता है। या आप लेजर लाइट लीजिए और लेजर लाइट को किसी शीशे पर जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, जब आप उसको मारेंगे तो देखेंगे आप प्रकाश पड़कर वापस उसी मीडियम में लौट रहा है, ठीक है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं।
प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन होना ऐसा नहीं है कि परावर्तन कहीं भी हो सकता है, परावर्तन के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखिए, परावर्तन का जो पहला नियम है बच्चों, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित किरण, ये आपतित किरण क्या होती है? ये कोई पारदर्शी सतह है, अपारदर्शी, जब प्रकाश किसी सरफेस पे पड़कर वापस उसी मीडियम में लौट जाता है तो हम कह लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। लेकिन ये किस हिसाब से मुड़ रहा है, इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। ये जो प्लेन सरफेस है इस पर हम एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं बच्चों, ठीक है। अब अभिलंब क्या होता है? नॉर्मल जिसको कहते हैं, ये उस सतह पर 90 डिग्री पर बिल्कुल लंब खींचा जाता है। अब जब हम प्रकाश को आपतित करवाते हैं तो प्रकाश जितने एंगल से यहाँ पे आपतित होता है उतने ही एंगल से वहाँ पे परावर्तित भी होता है। तो यही है पहला नियम कि आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतित किरण है बच्चों। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली को परावर्तित किरण। और जहां पर ये पड़ रही है इसको आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। और ये अभिलंब, ये तीनों के तीनों सारे एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब है कि जब आप इधर से देखोगे, इधर से देखोगे तो ये सारे लाइनें बिल्कुल आपको ऐसे नजर आएंगी। ये सारी उंगलियां एक ही तल में है, ऐसे नहीं है, एक ही तल में है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक ही तल में होते हैं, ऐसा नहीं कि आगे पीछे होता है। तो पहले नियम का यही मतलब है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम हो जाता है परावर्तन का। चलिए दूसरा नियम देखते हैं बच्चों, सेकंड लॉ, आपतन कोण। ये हमारी सतह है, प्रकाश आपतित हुआ, टकराकर वापस गया, यह है अभिलंब, यह है आपतन कोण, यह है परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। यानी जितने एंगल पे आप यहाँ पे लाइट गिराओगे, जितने एंगल पे गिराओगे उतने ही एंगल पे ये जाएगा। जितना आप सीधा रखोगे उतना ये सीधा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सेकंड लॉ कि जितने एंगल पे आप गिराओगे प्रकाश को उतने ही एंगल पे वो मुड़ता है, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं आई एंगल आर हमेशा बच्चों। लेकिन अगर एक नोट भी है, यदि आपतन कोण जो है, आपतन कोण आई का मान 0 डिग्री हो तब प्रकाश उसी पथ पर लौट जाता है, लौट जाता है तथा परावर्तन कोण भी जो आर है वो भी क्या हो जाता है? 0। कैसे? बिल्कुल जब 90 डिग्री पे हम प्रकाश को आपतित कराएंगे तो प्रकाश इधर उधर नहीं जाएगा बच्चों, बिल्कुल उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा, उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। तो यहाँ पर जो आई हो जाता है और आर दोनों ही क्या हो जाते हैं? 0 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए बच्चों, दर्पण। दर्पण देखा होगा आप, चेहरा डेली देखते हो, ठीक है। जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिसका एक पार्ट पेंटेड होता है, उसी को हम दर्पण कहते हैं। अब ये दर्पण होता क्या है जरा देखते हैं।
एक पारदर्शी सतह, पहले क्या है, पारदर्शी है, प्रकाश अंदर बाहर जा सकता है, को एक तरफ से चांदी की पॉलिश कर दी जाए। अब चांदी की पॉलिश भी हो सकती है, ठीक है, या रेड ऑक्साइड हो सकता है, प्राइमर जिसको आप कहते भी हैं, प्राइमर नाम सुना होगा। अगर उससे हम पेंट कर दें एक साइड को, किसको, एक पारदर्शी सतह को एक साइड से अगर हम पेंट कर दें तो एक भाग प्रकाश का परावर्तन करने लगेगा, और इस निकाय को हम कहते हैं दर्पण, मिरर, ठीक है। तो सतह दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है तथा यह निकाय दर्पण कहलाती है। अब दर्पण तो आपने देखा होगा, लेकिन दर्पण के प्रकार भी हैं, ठीक है। अब जो आप चेहरा देखते हैं अपना, वो एक समतल दर्पण है, और समतल दर्पण में जो इमेज बनती है बच्चों, वो बिल्कुल उसी साइज की बनती है जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है, उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण कैसे होता है, एक साइड से वो पेंटेड होता है, ठीक है, और एक साइड परावर्तक पृष्ठ होता है जिस पर प्रकाश टकराकर वापस चला जाता है। तो ये हमारा है समतल दर्पण। कुछ पॉइंट है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ये चीज याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, अनंत होती है। और इसका जो फोकल लेंथ होता है ये भी फिर क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक है। चलिए गोलीय दर्पण क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जरा आगे जानते हैं। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले को, एक गोला है जो बिल्कुल खोखला है बॉल की तरह, ठीक है, काट कर उसकी एक सतह पर कलई यानी कि पेंट किया जा रहा है, कर दिया जाए तो यह निकाय गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। हमारे पास एक गोला है, अगर हम इसको काट दें इधर से, ठीक है, काट दें तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। अब इसके एक साइड को पेंट कर दिया जाए, चाहे अंदर या बाहर, अगर इसी को हम अंदर से पेंट करते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये जो बन रहा है ये गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण में कौन सा भाग किधर से पेंट किया जाएगा वो डिसाइड करेगा कि हमारा दर्पण किस प्रकार का है। तो अगर पेंट बाहर से किया गया है और परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है तो ये बनता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉनकैव मिरर। और अगर पेंट अंदर से किया गया और परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है ये वाला, तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर जब उसकी एक सतह को कलई कर दिया जाता है तो हमें जो दर्पण प्राप्त होता है ना वो गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है बच्चों, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। चलिए अब दर्पण के द्वारा जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। दर्पण के सामने किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, याद रखिएगा हमेशा मिलती नहीं है, कभी कभी जो ओरिजिनल रेज होती है वो बाहर चली जाती हैं, ठीक है, कहीं और उनकी दिशा हो जाती है तो उनको वापस मिलाना पड़ता है आभासी पॉइंट बनाकर, उसे पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को u से व्यक्त करते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा और भी जान लेते हैं। अवतल दर्पण होता है बच्चों वो कुछ इस तरीके का है,
ये रेखा होती है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ये ध्रुव होता है, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, अगर वस्तु इधर रखी है या अगर समांतर किरण इस पे आती है तो ये होती क्या है, टकराकर अंदर की ओर मुड़ जाती है, इस तरीके से टकराकर अंदर की ओर मुड़ जाती है। यानी कि जो अवतल दर्पण का काम होता है प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ना। अब अंदर की ओर अगर मोड़ देंगे तो हमें इमेज यहाँ बनती नजर आएगी, ठीक है। और सेम चीज होता है कि उत्तल दर्पण कैसे काम करता है। उत्तल दर्पण प्रकाश को किस तरीके से मोड़ता है बच्चों, इस तरीके से बाहर की ओर मोड़ देता है। तो इसकी वास्तविक किरणें तो कहीं और जा रही हैं, तो इसका जो इमेज बनेगा वो आभासी बनता है, यानी कि हमें मालूम नहीं है कि कहाँ मिलेगा, तो हम इनको पीछे मोड़ते हैं इस तरीके से, तब जाके हमें एक पॉइंट मिलता है जिस पर हमें वस्तु का इमेज बनता नजर आता है। तो ये है रियल रेज, वास्तविक किरणें जो वास्तव में मिल रही हैं, और इसका इमेज जो है वास्तविक कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन इसका जो है वास्तविक कहीं और जाता है, इसलिए आभासी इमेज ये बनाता है। हर केस में नहीं, लेकिन ज़्यादातर केस में। तो अभी हमें बेसिक चीज़ें समझनी है जल्दी से। इसके मेन डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए हमें बेसिक बातों को ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए अगला हमारा पॉइंट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। अब गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा बच्चों पूछी गई है, फोकस दूरी की। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, दर्पण का फोकस कहलाता है। इसका मतलब समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक दर्पण है। अब दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को उस दर्पण का फोकस कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ध्यान से देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है। समांतर किरणें किसके, मुख्य अक्ष के समांतर जब आती हैं तो परावर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पर ये मिल रही हैं उस पॉइंट को इस दर्पण का फोकस कहते हैं। सेम इस तरीके से हमारे पास उत्तल दर्पण, जब ये प्रकाश किरणें आएंगी तो परावर्तन के पश्चात ये बाहर की ओर चली जाएंगी, और जब हम इनको आभास करके मिलाएंगे कि जिस पॉइंट पर मिलती हुई नजर आ रही हैं इसको इस लेंस का, इस दर्पण का फोकस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका कहने का यही मतलब है कि दर्पण का फोकस क्या कहलाता है, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक का दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी ये जो दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है, इसको पोल भी कहते हैं इंग्लिश में, इस फोकस से उस ध्रुव ध्रुव की दूरी को बच्चों कहते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ ये बन जाता है, ठीक है। तो फोकस से ध्रुव यानी पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है, यानी फोकस दूरी कहलाता है। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो R इक्वल टू एफ या F इक्वल R/2, या F इक्वल
r/2। ये होता है बच्चों फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है जरा समझ लेते हैं। गोले का जो सेंटर है ना, जहां कंप्लीट हो रहा है, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। अब सेंटर और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये हमारा अगर ये गोला कंप्लीट किया जाए तो इसका सेंटर है बच्चों, और सेंटर, और ये ध्रुव है, तो ध्रुव और सेंटर के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं, ठीक है, रेडियस कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। चलिए, इसका गोला जहां कंप्लीट होगा, इसका जहां सेंटर होगा बच्चों, उस सेंटर से उस पोल के बीच की दूरी को रेडियस कहेंगे। चलिए चलिए देखते हैं बच्चों, दर्पण सूत्र क्या होता है। U, V तथा F में संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। अब ये U, V, F क्या होता है जरा समझ लेते हैं। जो U होता है बच्चों, दर्पण से वस्तु की दूरी, जो V होता है बच्चों, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और जो F होता है बच्चों, दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी होती है, ठीक है। तो बच्चों जो दर्पण सूत्र है वो हमारा 1/f = 1/v + 1/u। ध्यान रखिएगा दर्पण में जो ये निशान होता है ये प्लस होता है, ठीक है, यही निशान लेंस में माइनस होता है, ठीक है। तो चलिए लेंस दर्पण सूत्र हमारा क्लियर हो गया, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। रेखीय आवर्धन। अब ये रेखीय आवर्धन क्या होता है बच्चों जरा समझ लेते हैं। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से निरूपित करते हैं। कितना गुना प्रतिबिंब बना रहा है वो दर्पण, उसके गुण को कहते हैं रेखीय आवर्धन। ये निकाला कैसे जाता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात से, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन को m से लिखते हैं, लिखेंगे यदि प्रतिबिंब की लंबाई hi, वस्तु की लंबाई ho हो, तब जो रेखीय आवर्धन का सूत्र होगा बच्चों m = hi/ho। अगर इसको u और v के पदों में लिखेंगे बच्चों तो ये बन जाता है -v/u। ये हो जाता है हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन तो समझ लिया, प्रकाश टकरा के वापस चला जाता है उसी माध्यम में, लेकिन अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन होता है बच्चों कि प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में पड़ता है तो उसके भीतर प्रवेश करता है, और जब भीतर प्रवेश करता है तो अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाता है, ठीक है। विरल माध्यम हो और ये सघन माध्यम हो, तो जब प्रकाश सतह पे पड़ता है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। जाना चाहिए था इसको ऐसा, लेकिन थोड़ा सा ये अपने नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, और ये जो कोण होता है जो अभिलंब के साथ बनता है ये अपवर्तन कोण कहलाता है, ठीक है बच्चों। चलिए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है
तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, थोड़ा सा भटक जाती है। हो सकता है दूर भी जाए, हो सकता है उसके करीब भी है, नॉर्मल के, अभिलंब के। ठीक है, दोनों केस हो सकता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यदि माध्यम, पहला माध्यम विरल है, दूसरा सघन है, तो प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ती है। यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब अभिलंब की ओर झुक जाती है, कि ओर झुक जाती है। केस 2, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तब वह अभिलंब से दूर हट जाता है। बच्चों यही दो केस होता है कि जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, लेकिन जब वह सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से थोड़ा थोड़ा दूर हट जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अपवर्तन के नियम, जिस तरीके से परावर्तन के नियम थे उस तरीके से हमारा अपवर्तन का कुछ नियम होता है कि कैसे प्रकाश मुड़ता है, कहाँ जाता है, किस माध्यम में। चलिए समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि परावर्तन के नियम में बताया गया है कि तीनों एक ही तल में होते हैं, सेम वही हमारा अपवर्तन का पहला नियम है। बस फर्क क्या पड़ता है, वहां पे परावर्तित किरण होती है, यहाँ पे अपवर्तित किरण होती है, क्योंकि अब किरण जो है वो प्रवेश कर रही होती है। दूसरा है जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी पड़ती है, बच्चों सीधा पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपतित होती है तो आपतन कोण आई की ज्या मतलब साइन लेना है, तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसका मतलब समझते हैं बच्चों। ये हमारा सतह है, ये हमारा नॉर्मल है। हम मान लेते हैं इसका माध्यम n1 है अपवर्तनांक, और इसका माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। ये बताया गया, स्नेल ने ये बताया कि जो आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R का जो रेशियो है वो एक नियतांक होता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1n2 साइन I अपॉन साइन R, और इसी को नियतांक का नाम दिया गया बच्चों। इसको पहले हम नियतांक लिखते हैं, इसके इक्वल होता है नियतांक के, और जो नियतांक होता है बच्चों वो होता है हमारा अपवर्तनांक। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1n2 साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, 1n2 का क्या मतलब है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, 1n2 का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला जो है वो स्नेल का फॉर्मूला था, जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं।
एन होता है अपवर्तनांक, फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अपवर्तनांक की निर्भरता। यह अपवर्तनांक होता क्या है? जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है, सघन माध्यम में, तो प्रकाश की चाल जो है ना, बाहर अगर c है 3 × 10⁸ होती है वायु में, तो ये जब माध्यम में आती है तो इसकी चाल थोड़ी सी बदल जाती है। माध्यम में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं, थोड़ी सी बदल जाती है बच्चों। अब कितना गुना कम होती है, ये इस पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। तो अपवर्तनांक की निर्भरता किस पे डिपेंड करती है, जरा देखते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर, यानी ये पदार्थ कैसा है, कांच है कि जल है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा है पदार्थ की भौतिक अवस्था कैसी है, द्रव है ठोस है। तीसरा है पदार्थ के ताप पर, ठंडा है कि गर्म है, इस पे भी डिपेंड करता है अपवर्तनांक। प्रकाश के रंग पर भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि अपवर्तनांक किन चीज़ों पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ को। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकाले कि वो कितना गुना प्रकाश को धीमा कर रहा है? तो वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कह सकते हैं। तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। वायु में प्रकाश की चाल को बच्चों c से लिखते हैं और माध्यम में v से लिखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है। जो वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसको c से व्यक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेंस, अब लेंस के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण के बारे में हम जान चुके हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समतल और गोलीय। अब गोलीय के अपने भी प्रकार थे, लेकिन अब यहाँ पर हम लेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेंस क्या होता है? अक्सर देखा होगा चश्मे में जो प्रयोग किया जाता है पदार्थ, वो लेंस होता है। लेंस एक पारदर्शी पदार्थ होता है। वो कैसे बनाया जाता है, कितने प्रकार का होता है, चलिए देखते हैं। 2 वक्र पृष्ठों, वक्र का मतलब होता है घुमा हुआ, ठीक है, बिल्कुल प्लेन नहीं लेना बच्चों। 2 वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। एक गोला है और एक दूसरा गोला है। अगर इनको हम इस तरीके से काट लें, इस तरीके से, तो जो निकाय हमें प्राप्त होता है वो उत्तल लेंस प्राप्त होता है। इसमें 2 सतह होती हैं बच्चों, और दोनों सतह अलग अलग गोले से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इनकी जो त्रिज्याएं होती है ना, वो भी 2 ही होती हैं, ठीक है। इनकी 2 सतह होती हैं बच्चों, ध्यान में रखिएगा। और अगर हम 2 गोलों को कुछ इस तरीके से मिलाकर हम काटते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो अवतल लेंस प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। इसकी त्रिज्या अलग, इसकी त्रिज्या अलग होती है। तो अवतल लेंस बच्चों 2 प्रकार का होता है। उत्तल लेंस, जिसको अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अवतल लेंस, जिसको अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। अब इनकी प्रकृति थोड़ी देख लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, जो उत्तल लेंस होता है, ये इसका बच्चों प्रकाशिक केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर। इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है। अब अगर समांतर किरणें जब इस पे आपतित होती हैं बच्चों, तो ये प्रकाश किरणों को मोड़ देता है अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर मोड़ देता है। ये इसकी प्रकृति होती है। ये इसकी प्रकृति होती है बच्चों, ठीक है। जबकि अवतल लेंस की प्रकृति कैसी होती है, जरा वो समझ लेते हैं।
जब समांतर किरणें इस पर आपतित होती हैं तो ये बाहर की ओर मोड़ देता है, बाहर की ओर मोड़ देता है। इसलिए जो इसकी इमेज बनती है बच्चों, कहीं ना कहीं पीछे बनती है, और आभासी हम कह सकते हैं कि आभासी ज़्यादातर ये इमेज बनाता है, ठीक है, वर्चुअल, जबकि ये रियल इमेज बना रहा है। ध्यान से आप देखिए, इसकी सारी रियल रेज मिल रही हैं। तो ये इनकी प्रकृति होती है किरणों को मोड़ने और फैलाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस सूत्र बच्चों, अब लेंस सूत्र क्या होता है? यू वी तथा एफ, यू वी तथा एफ के संबंध को लेंस सूत्र कहते हैं। ये दर्पण सूत्र से किस प्रकार भिन्न है? दर्पण सूत्र में बच्चों यहाँ पे प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, याद रखिएगा, यही तरीका है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, इसके लिए आपको डेरिवेशन समझना पड़ेगा, उसको हम किसी अगले वीडियो में समझाएंगे। अभी हम थोड़ा जल्दी में आपको समझा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको मालूम है v क्या होता है, u क्या होता है, f क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, और ये होता है वस्तु की दूरी लेंस से, और ये होता है फोकस दूरी, ठीक है। अब कुछ चीज़ों को आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि जो अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए कुछ चीज़ें प्लस और माइनस होती हैं, जैसे कि u दोनों के लिए निगेटिव लिया जाता है, और जो हमारा v है ये इसके लिए निगेटिव होता है, इसके लिए पॉजिटिव होता है। जो f होता है बच्चों, इसके लिए निगेटिव होता है और इसके लिए पॉजिटिव होता है। ये कुछ साइन कन्वेंशन है, ठीक है, चिन्हों की परिपाटी है, इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा न्यूमेरिकल करते वक्त, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस किरणों को कितना ज़्यादा मोड़ सकते हैं, इनकी क्षमता को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। और सेम चीज़ वही है कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई तथा वस्तु की ऊंचाई लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। यहाँ से v और u के पदों में भी लिखा जाता है। यदि आप प्रतिबिंब की लंबाई के लिए फॉर्मूला निकालते हैं तो फॉर्मूला बनता है बच्चों एच आई बराबर, ये चीज़ इधर चली जाएगी, v अपॉन यू इंटू में एच ओ, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। लेंस की क्षमता, अब लेंस की क्षमता के बारे में समझते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि फोकस दूरी मीटर में हो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं बच्चों। लेंस की क्षमता जो होती है ये होती है 1 अपॉन फोकस दूरी, लेकिन किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। लेंस की क्षमता को बच्चों P से डिनोट करते हैं, 1 अपॉन एफ मीटर में। यदि मात्रक क्या होता है बच्चों? मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर को कैपिटल D से डिनोट करते हैं, ठीक है। यदि कुछ पॉइंट है, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब, तो फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में होगी बच्चों तो जो P का फॉर्मूला होता है ये 100 अपॉन F लिया जाएगा। याद रखिएगा, इस पे हमेशा क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। बच्चे बहुत गलती करते हैं, सेंटीमीटर में फोकस दूरी दी होती है 1/f लगा देते हैं तो यहीं पे गलत हो जाता है, ठीक है।
अवतल के लिए, अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए जो P होता है निगेटिव D लिखा जाता है, और उत्तल लेंस के लिए जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है बच्चों। ठीक है, चलिए तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी इस पे आता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। क्रांतिक कोण बच्चों, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण हो जाता है क्रांतिक कोण कहलाता है। जरा इसको समझते हैं। हमारे पास एक कंटेनर में पानी है, ठीक है। यहां लगा हुआ है बच्चों बल्ब, मान लेते हैं यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है। अब प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलेगा ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास जो लेयर है, जो परत है, जो माध्यम को अलग कर रही है। जब हमारी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। अब अगर इस चीज़ को हम बार बार मोड़ते रहेंगे, प्रकाश को थोड़ा सा टेढ़ा करते रहेंगे, तो ये हमारा जो आपतित प्रकाश से थोड़ा सा झुकता रहेगा। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब ये बाहर जाना बंद हो जाएगा और ये उसी तल पर समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बच्चों कोण बनता है आपतन, ये क्रांतिक कोण बन जाता है, और इसके लिए जो आर होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। यही होता है बच्चों क्रांतिक स्थिति, ठीक है, क्रांतिक कोण की स्थिति, जिसके बाद में प्रकाश बाहर जाना बंद हो जाता है। इसके बाद अगर हम एक स्टेप और भी इसको मोड़ेंगे तो प्रकाश अंदर की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो यही है कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण, सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण यानी कि बाहर वाला कोण 90 डिग्री हो जाए क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है बच्चों। यहां से अगर फॉर्मूला एक देखते हैं क्रांतिक कोण का, N इक्वल 1/sin C, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे n क्या है? अपवर्तनांक है, C क्या है? क्रांतिक कोण है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का इस चैप्टर का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बच्चों। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या मतलब है कि जब प्रकाश बाहर जाना बंद हो जाए, उसी माध्यम में वापस लौट आए, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर डायग्राम से समझते हैं थोड़ा। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, जैसे ही क्रांतिक कोण से हम थोड़ा सा भी आपतन कोण बढ़ाएंगे वो प्रकाश अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है, तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से अपवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। चलिए इसको डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से। हमारा सघन माध्यम है, प्रकाश स्रोत है। हमने देखा था कि जब प्रकाश को थोड़ा टेढ़ा करते हैं तो वो बाहर जाना बंद हो जाता है, उसी माध्यम में के सतह पर समांतर हो जाता है, और ये कोण हमारा हो जाता है बच्चों 90 डिग्री, और ये कोण कहलाता है क्रांतिक कोण, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रकाश को थोड़ा और टेढ़ा कर दें तो अब प्रकाश का ये कोण और बड़ा हो जाएगा और प्रकाश बाहर जाना बंद हो जाएगा, और ये उसी माध्यम में वापस लौट आएगा। बच्चों इस पॉइंट को कहा जाता है प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही होता है हमारा, और प्रकाश बाहर जाना यानी ये पूरा का पूरा कोण बन जाता है जो 90 डिग्री से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन। आपने अक्सर देखा होगा गर्मियों में चलती हुई सड़क पे आपको सड़क पे इमेजेस नज़र आती है, परछाई नज़र आती है, ऐसा लगता है वहाँ पे पानी भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में पानी नहीं होता, वहाँ पे प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन हो रहा होता है बच्चों, ठीक है। आप मरीचिका इसी का एक उदाहरण है।
चलिए बच्चों, तो चैप्टर को हमने पूरा कर लिया है बहुत ही डिटेल में, और आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।